नज़ीन, ओमान के सुल्तान की मुलाकात हुई है प्यूटन के साथ और गजा में जंगबंदी के हवाले से और इसके साथ साथ ईरान और अमेरिका के जो टॉक्स हैं उस हवाले से बड़ी अहम ये मुलाकात हुई है और स्टीव विटकॉफ जो है वो मॉस्को पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स पहुंच रहे हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी पहुंचे हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। अनप्रेसिडेंटेड एक और राब्ता हुआ है और वो राब्ता हुआ है चाइना के प्रेसिडेंट का जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ। दो रिवायती हरीफ उनका, यानी कि चाइना और जापान, दो रिवायती हरीफ। जापान सबसे बड़ा इत्तेहादी अमेरिका का और चाइना सबसे बड़ा दुश्मन जो अमेरिका ने डिक्लेयर किया हुआ है कि वो हमारा चाइना है और इस वक्त जंग भी जो है वो चाइना के साथ छिड़ी हुई है। तो चाइना के प्रेसिडेंट ने राब्ता किया है जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ। और एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि हार्वर्ड ने लॉ सूट जो फाइल किया है, हार्वर्ड ने कहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा है कि जो ट्रंप साहब इकदाम उठा रहे हैं यूनिवर्सिटीज के खिलाफ, अब के बाद हम एक ऐसी डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं कि अमेरिका विल बी नो मोर द ग्लोबल लीडर ऑफ इनोवेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, अब वो रोल अमेरिका का नहीं होने वाला कि हम इनोवेशंस की हब हम हैं, इनोवेशंस का जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो हमें समझा जाता है। ठीक है ना, तो अब वो हमारा रोल रहने वाला नहीं है क्योंकि ये इनोवेशंस यूनिवर्सिटी से आ रही है और ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो हमें फोर्स कर रही हैं कि हम उसके मुताबिक जो है वो लोगों को हायर करें, मेरिट के ऊपर, यानी जिनको हम चाहते हैं वो नहीं, इसके मुताबिक जब वो हायर करें तो सबसे बड़ा जो नुकसान होने जा रहा है कि वो अमेरिकन डिक्लाइन जो है वो बहुत तेज होने जा रहा है। तो हार्वर्ड ने जो बातें की हैं, मतलब वो खुद अपनी जुबानी और हार्वर्ड बात कर रही है, तो वो आपके सामने रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एविडेंस है कि अमेरिका किस तरह से डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। तो सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि इजराइल की जारियत को रुकवाने के खिलाफ जो मुजाहरे हुए हैं, ठीक है ना, सिर्फ जो कि नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना, मतलब कि अमेरिकन कल्चर में मुजाहरे होना कितनी नॉर्मल सी बात है। इस वक्त इजराइल में बड़े मुजाहरे बल्कि हो रहे हैं, तो उसके लिए ट्रंप साहब ने अपनी यूनिवर्सिटीज को निशाने के ऊपर ले लिया है, जिसका बरह रास्त असर जब अमेरिकन एम्पायर के ऊपर पड़ रहा है। तो बहुत बड़ी ये सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैसिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर हो रही हैं और आलमी सतह पर राब्ते हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, दौरे इस वक्त हो रहे हैं और आप यूँ समझिए कि दहाइयों की अगली पॉलिसीज इस वक्त बनाई जा रही हैं। कौन किसके साथ खड़ा होगा, कौन किसका दोस्त होगा, कौन किसका दुश्मन होगा, नेशनल इंटरेस्ट इस वक्त क्या है, दुनिया की लीडरशिप्स इस वक्त जो है ना पूरे गौर व फिक्र के साथ, तदब्बुर के साथ जो है और हंगामी सूरत हाल के अंदर बड़े फैसले जो है इस वक्त कर रहे हैं। मैं इस वक्त आपके सामने जो मुलाकातें, दौरे, कॉल्स पर राब्ते ये हो रहे हैं आपके सामने रखता हूं, इससे आपको अंदाजा होगा। ओमान के जो सुल्तान हैं वो जनाब मॉस्को पहुंच चुके हैं प्यूटन की दावत के ऊपर और प्यूटन के साथ कुछ ही देर पहले मुलाकात हुई है और स्पेसिफिक जो डिस्कशन हुई है वो ईरान टॉक्स के हवाले से हुई है, क्योंकि ये ओमान की सालसी के अंदर टॉक्स हो रही हैं, लेकिन रशिया भी इसके अंदर सालिस है। रशिया फिलहाल अनऑफिशियल सालिस है, ठीक है ना, तो ओमान की सालसी में हो रही है लेकिन रशिया इसमें बहुत बड़ा गारंटर है और जो यूरेनियम रखी जाएगी या बाकी चीजें होंगी तो इसलिए ईरान टॉक्स के हवाले से उनको बुलाया गया है। आप जरा तीन हेडलाइंस देखिए और क्या चीजें डिस्कस हुई हैं। द रशियन प्रेसिडेंट डिस्कस्ड ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम टुडे इन टॉक्स विद सुल्तान ऑफ ओमान एंड रशियन प्रेसिडेंट टू द सुल्तान ऑफ ओमान। रशियन एनर्जी कंपनीज शो ग्रेट इंटरेस्ट इन द डेवलपिंग रिलेशंस विद ओमान एंड द रशियन प्रेसिडेंट एंड द सुल्तान ऑफ ओमान expressed their concern over the situation in Gaza and demand Israel withdrawal from the occupied territories। अच्छा, दो चीजें आप नोट करें कि ईरान के हवाले से तो टॉक्स हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रशिया यह कह रहा है कि हमारी जो एनर्जी कंपनीज हैं उनको इंटरेस्ट है ओमान के अंदर और दीगर मुआहदे हो रहे हैं ओमान के साथ। यानी आप जरा नोट करें, इराक के साथ भी रशिया ताउन बढ़ा रहा है, अल शरा को भी प्यूटन कॉल कर चुके हैं, सऊदी अरेबिया के साथ तो फिर जो इस वक्त ताल्लुकात हैं प्यूटन के रशिया के वो आपके सामने, यूएई के साथ, कतर के साथ। तो मिडिल ईस्ट के अंदर रशिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कितना ज्यादा बढ़ रहा है। अब आप देखिए ना कि अमेरिका का मुकम्मल डोमिनेंस है लेकिन रशिया और चाइना कैसे अपना इन्फ्लुएंस है वो यहां पर बढ़ा रहे हैं और यूक्रेन वॉर के बाद रशियंस ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो वो मिडिल ईस्ट के अंदर की हैं। इवन उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स यूरोप के अंदर थी वो सारी डाइवर्ट होकर कहां आई हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर। तो इससे रशिया के इन्फ्लुएंस के अंदर और ज्यादा इजाफा हुआ है। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज आप नोट करें कि अरब्स जो हैं वो इस वक्त प्रेशर बढ़ा रहे हैं या मुतालबा कर रहे हैं रशिया से, खास तौर पर उसके बाद चाइना से भी, कि वो इजराइल के ऊपर प्रेशर डालें और इजराइल को प्रेशराइज करें फॉर सीज फायर,
फॉर विड्रॉल एंड फॉर पैलेस्टीनियन स्टेट, ठीक है ना। और रशिया के लिए जरूरी है कि वो अरब्स की इन डिमांड को माने अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाने के लिए। देखें, आप किसी के साथ इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, उनकी जो सबसे बड़ी डिमांड है उसको तो मानना होगा। और यहां पर सिनेरियो ये है कि अरब्स अमेरिका को कह रहे हैं सीज फायर के लिए और अमेरिका नहीं करवा रहा, तो अब वो दूसरी तरफ देख रहे हैं, रशिया की तरफ देख रहे हैं, तो रशिया को करवाना होगा ना, मजीद प्रेशर यहां पर डालना होगा। और रशिया को मजीद प्रेशर अगर डालता है तो सूरत हाल के अंदर तब्दीली मुतवक्के है, यानी रशिया दो टोक अंदाज के अंदर आकर खड़ा हो जाए और कहे कि वो मुदाखलत करेगा या कोई भी जो भी वो स्टांस ले। लेकिन अरब्स, अब देखें अमीर कतर ने जो दौरा किया वो इसी तनाजुर के अंदर था और एक्सट्रीमली अनयूजुअल था, तो यहां पर भी वो कह रहे हैं कि विड्रॉल किया जाए और सीज फायर की तरफ जो है, तो ये दो चीजें जो डिमांड की जा रही। अच्छा, ये चीज होगी। इसी दरमियान क्या है कि हफ्ते वाले दिन तीसरा राउंड होने जा रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो स्टीव विटकॉफ जो है वो मॉस्को का एक और दौरा करने जा रहे हैं। ये उनका तीसरा दौरा होगा मॉस्को का। अच्छा, मॉस्को वो पहुंचेंगे और उसी तरह से पहुंचेंगे जैसे पहला राउंड हुआ था, जो पहली टॉक्स हुई थी ओमान में, तो स्टीव विटकॉफ पहले मॉस्को गए थे और मॉस्को से वो डायरेक्टली जो है वो ओमान उतरे थे और ईरान के साथ टॉक्स हुई थी। और फिर दूसरे राउंड में आप जरा नोट करें कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को गए और फिर मॉस्को से वो रोम उतरे, ठीक है, और वहां पर उनकी टॉक्स हुई। तो तीसरे राउंड से पहले स्टीव विटकॉफ जो है मॉस्को जा रहे हैं और वहां से वो डायरेक्टली जो है वो ओमान उतरेंगे। जो रिपोर्टेडली फ्राइडे के रोज जो है वो मॉस्को जाएंगे और सैटरडे के रोज जो है वो फिर ओमान उतरेंगे और तीसरा राउंड। तो आप देखिए कि एक एक चीज के अंदर रशिया इन्वॉल्व है, वो ओमान के साथ इन्वॉल्व है, वो अमेरिका के साथ इन्वॉल्व है, वो ईरान के साथ इन्वॉल्व है, तो रशिया पूरी तरह से इसमें गारंटर है। अच्छा, अगली बात यह है कि कतर के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कहां पर पहुंचे हैं, वो वाशिंगटन पहुंच गए और सेक्रेटरी रोबियो के साथ अभी कुछ देर पहले उनकी मुलाकात हुई है और 3-4 दिन पहले वो मॉस्को के अंदर थे और अब वो कहां पर पहुंचे हैं, वाशिंगटन में, और वहां पर गजा की जो जंगबंदी है, जो अरब प्लान है, वो वहां पर डिस्कस किया जा रहा है। और इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कहां पर पहुंचे हैं, इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त कायरो के अंदर टॉक्स भी जारी हैं, हमास का डेलीगेशन जा रहा है और कायरो के अंदर दोबारा से टॉक शुरू हो गई हैं। इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो सऊदी अरेबिया पहुंचे और सऊदी अरेबिया के बाद इस वक्त वो पहुंच चुके हैं कतर के अंदर और वहां पर क्या डिस्कस हुआ है, वी एम्फसाइज द नेसेसिटी ऑफ इजराइल्स विड्रॉल फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स इट ऑक्युपाइज। लेबनान की भी इसमें बात हुई है, गजा की भी, वेस्ट बंगाल, और इसमें वो अरब प्लान डिस्कस हो रहा है क्योंकि अरब प्लान का जो अल्टरनेटिव है वो वाली जंग है जिसमें ये तमाम ममालिक जो हैं वो ड्रैग हो जाएंगे। और यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इसके पूरे चांसेस हैं कि यहां पर प्रॉक्सी वॉर छिड़ जाएं, यानी यही अरब ममालिक जो हैं हिजबुल्लाह को फंड कर रहे हो, किसी और को फंड कर रहे हो। भाई देखे ना, जब आपकी पूरी रियासतें स्टेक पर आ जाएंगी तो कुछ ना कुछ तो आपको करना है। तो प्रॉक्सी डायरेक्ट लड़ने से तो फिर यही प्रेफर करेंगे ना कि हम प्रॉक्सी वॉर लड़ें। तो यहां पर ये चलता है, मिडिल ईस्ट में चलता है कि मतलब वो किसी को भी फंड कर रहे होंगे और जब आप उनसे पूछेंगे कि अच्छा आप फंड कर रहे हैं तो वो कहेंगे नहीं हमें तो पता भी नहीं है, ठीक है। तो ये यहां पर हो जाएगा अल्टीमेटली अगर बात नहीं मानी जाती। एक चीज हो गई। इसके साथ आप देखिए कि बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि ट्रंप और नेतन्याहू की कॉल होने जा रही है। कल ये कॉल होना थी लेकिन कल नहीं हुई, अभी ये कॉल होने जा रही है। और ये साथ ही जो नेतन्याहू की कैबिनेट है उसका भी इजलास है ईरान के हवाले से, तो ये कैबिनेट के इजलास से पहले या कहीं बाद के अंदर ये कॉल होगी। अच्छा, मीनवाइल जो है वो एक बड़ी एक्सट्रीमली अनयूजुअल कॉल हुई है और वो हुई है चाइना के प्रेसिडेंट की जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ। और चाइना के प्रेसिडेंट ने जापान को कहा है कि हम मिलकर ट्रंप की जो टैरिफ वॉर है, जो ट्रेड वॉर है, उसका हमें सामना करना चाहिए। हमारे इंटरेस्ट में यह है कि हम मुत्तहद हो जाएं और मिलकर जो है अमेरिका का सामना करें। रिवायती हरीफ, ठीक है, और जापान सबसे बड़ा इत्तेहादी है और उस वक्त जापान के ऊपर प्रेशर यह है कि वो चाइना के खिलाफ मजीद इकदाम उठाए और अमेरिका से वो टैरिफ रिलीफ ले और चाइना को जो है वो उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। जैसे इंडिया से जो खबर आई कि इंडिया ने जो है वो टैरिफ लगा दिए हैं चाइना के ऊपर, तो जापान के ऊपर प्रेशर है अमेरिका का और चाइना के प्रेसिडेंट जो है वो जापान से कॉल पर बात कर रहे हैं और सिचुएशन ये है कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, अमेरिका ये मुतालबा कर रहा है। तो ये बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट है। अच्छा, इसी दरमियान इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहां पर पहुंचे हैं, अभी जेडी वैंस ने दौरा किया इंडिया का और अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो पहुंच चुके हैं सऊदी अरेबिया। बड़ा अहम तरीन ये दौरा है। इससे पहले गालिबन 2023 के अंदर जो MBS हैं उन्होंने दौरा किया था इंडिया का और $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स का ऐलान किया था। और अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उस दौरे के बाद पहली बार सऊदी अरेबिया पहुंचे और बड़ा
वहां पर उनका इस्तकबाल इस अंदाज के अंदर हुआ है कि पर्पल कारपेट जो है वो बिछाया गया है, यानी उनको काफी ज्यादा प्रोटोकॉल जो है वहां पर दिया गया है। और अमीर कतर जो है वो भी इंडिया का दौरा कर चुके हैं रिसेंटली। तो देखिए ये जो ममालिक हैं, टर्की, इंडिया, बाकी मालिक, ये वेस्ट से इंडिपेंडेंटली बहुत सारी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर टर्की भी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बना रहा है, इंडिया भी बना रहा है। इंडिया की और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन इंडिया की बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो यहां पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं, इन ममालिक के राब्ते भी हो रहे हैं। इवन जो है वो इंडिया के, आप देखिए ईरान के साथ बहुत ज्यादा कॉपरेशन बढ़ रहा था, लेकिन इस जंग की वजह से चूंकि इंडिया इजराइल को सपोर्ट और वेपन वगैरह भी ये सारा उसके बारे में चीज़ें चलती रही हैं, तो ईरान के साथ वो सर्द महरी का शिकार हो गए हैं इनके ताल्लुकात। लेकिन दरमियान में वो उस रूट की भी बात की जा रही है कि जो रशिया से ईरान और ईरान से जब इंडिया जाएगा, तो बहरहाल ये आपस में कनेक्शन, कॉपरेशन, इन्वेस्टमेंट्स, कॉरिडोर्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। लेकिन इंडिया अल्टीमेटली क्या पोजीशन लेगा? अब अमेरिका उनसे मुतालबा कर रहा है कि आपको खड़े होना है चाइना के खिलाफ, और जो वेपन आप रशिया से खरीद रहे हैं आप वेपन भी हमसे खरीदेंगे, ये भी मुतालबा जो है वो उनसे हो रहा है। तो अब इंडिया इस सूरत हाल में किस तरह से आगे बढ़ता है, ये बहरहाल देखना होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पोप का जो इंतकाल हुआ है, पूरी दुनिया ने उस पर ताज़ियत की है, पूरी दुनिया ने, चाहे वो इस्लाम मालिक हैं, बाकी मालिक हैं, सब ने। क्योंकि देखिए पोप आखिरी वक्त तक जो है वो गजा के सीज़फायर की बात करते रहे, इंसानियत की बात करते रहे। लेकिन एक मुल्क है जिसने ताज़ियत नहीं की, बल्कि ताज़ियत किया हुआ एक ट्वीट भी डिलीट कर दिया, और उस मुल्क का नाम है इजराइल। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि क्रिश्चियंस किस तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं, पिछले पूरी सेंचुरी से हम देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे जिस तरह मुसलमान गफलत के अंदर हैं, वो भी गफलत के अंदर ही हैं कि उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। असल में ये इजरायली जो है वो उनके ऊपर किस तरह सुप्रीमेसी कायम कर चुके हैं। पोप की ताज़ियत के अंदर एक भी बयान इजराइल से जारी नहीं हुआ है। और फिर हुआ क्या है कि एक फॉर्मर जो इजरायली एम्बेसडर था वेटिकन सिटी का, फॉर्मर एम्बेसडर, उसने ट्वीट किया और ताज़ियत की, और कुछ ही देर बाद उसने वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया, ठीक है। और नेतन्याहू की तरफ से या इजराइल की गवर्नमेंट की जानिब से कोई ताज़ियत जो है वो नहीं की गई है। अब आप अंदाजा करें कि वेस्ट की सबसे बड़ी शख्सियत, यानी क्रिश्चियन की सबसे मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम उनकी शख्सियत, उनके मसीहा, ठीक है ना, रूहानी पेशवा, उनका इंतकाल हुआ और इजराइल ताज़ियत भी नहीं कर रहा। तो बहरहाल ये उनको भी सोचना होगा। अच्छा, अगली बात यह है कि ईरान के हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई हैं कुछ ही देर पहले अमेरिका की जानिब से। और जैसा कि हम देख रहे हैं, ईरान ने भी इस बात को कंफर्म किया कि मुकम्मल कोशिश हो रही है कि जो टॉक्स हमारी हो रही हैं उसको जो है वो नाकाम किया जाए, और सैंक्शंस के रिलीफ की डिस्कशन इसमें हो रही हैं। और अमेरिका ने फिर सैंक्शंस लगा दिए, क्योंकि जो ट्रंप इंतजामिया है, खुद भी वैसे ट्रंप ज़ायनिस्ट है, लेकिन इस वक्त उसकी मजबूरी है ईरान के साथ किसी मुआहदे में जाना बजाय इसके कि जंग के अंदर जाना, लेकिन उसके इर्द गिर्द भी ज़ायनिस्ट भरे पड़े हैं। तो इसी तरह ये कोशिश की गई है, ईरान के ऊपर मजीद सैंक्शन लगाई गई जिसका कोई असर नहीं है। ईरान ने इससे पहले हजारों सैंक्शंस हैं, अनगिनत हैं, उन्होंने भुगती हैं, और सैंक्शंस का वेपन उन्होंने नाकाम करके दिखाया है। तो ऐसी सूरत हाल में ये वाली सैंक्शंस लगाना, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ टॉक्स को अंडरमाइन करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल जरा उनके हेडलाइंस देखिए, और काफी सख्त लैंग्वेज भी इस्तेमाल की गई है। ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी है, और जो डिप्टी यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी है, अभी उसकी नेतन्याहू के साथ में मुलाकात हुई थी दौरे के ऊपर, और वो एक बहुत बड़ा ज़ायनिस्ट है। अच्छा, इसकी जरा स्टेटमेंट देखिए। प्रेसिडेंट ट्रंप एंड द एंटायर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन आर कमिटेड टू होल्डिंग द ईरानियन रिजीम अकाउंटेबल। अच्छा भाई, ईरानियन रिजीम को अकाउंटेबल ठहराना है किस लिए? ईरान ने क्या किया है? जेनोसाइड तो कुछ और कर रहा है, कोई और कर रहा है, लेकिन अकाउंटेबल किसको ठहराना है? ईरान को। तो फिर जो करना है भाई, हमला करना है तो कर ले, फिर उनके साथ टॉक्स किस लिए कर रहे हैं? अब देखें ना कितनी कंफ्यूजन है, और अमेरिका उसकी पॉलिसीज ट्रंप इंतजामिया की कितनी बोगस है और फुलिश और कंफ्यूज्ड पॉलिसीज। अच्छा, उनके साथ टॉक्स कर रहे हैं, सैंक्शंस को हटाने की बात कर रहे हैं, साथ ही सैंक्शंस लगा रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर आपको इतनी ही उनसे जो है वो नफरत है, तो फिर आप जो करना है अटैक कर लें। आपके बॉम्बर्स तो वहां पर खड़े हुए हैं, आपको किसने रोका है? आपको किसी मॉरल या किसी लीगल किसी ऐसे क्वेश्चन का सामना है, या ह्यूमैनिटेरियन नाम के ऊपर आप क्या कि हम जनाब मोरालिटी के नाम के ऊपर ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर रहे? ऐसी तो कोई बात नहीं। तो जो करना है फिर कर लें। कटिंग ईरान एनर्जी रेवेन्यूज विल हेल्प रिड्यूस सपोर्ट फॉर टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक हमास एंड हिजबुल्लाह। ये इजराइल का मुतालबा था कि ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उसकी सपोर्ट ईरान बंद करे। ईरान ने कहा अगर ये शर्त रखी जाएगी तो हम टॉक्स ही नहीं करेंगे। फिर अमेरिका पीछे हटा, आज फिर सैंक्शन लगाकर वजह ये बयान कर रहा है।
اور میں آپ کے سامنے وہ صورتحال رکھ چکا ہوں کہ جو ہی امریکہ واپس اسرائیلی ڈیمانڈز کے اوپر آئے گا مذاکرات ختم ہو جائیں گے. امپوزیشن آف نیو سینکشنز ریلیٹڈ ٹو ایران. یو ایس سیکرٹری آف ٹریجری جو اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ ہیں انہوں نے آپٹیمزم کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. آئی ایم پروفیشنلی آپٹیمسٹک ٹو سی واشنگٹن اینڈ تہران ٹاکنگ ڈائریکٹلی ان این انپریسیڈنٹڈ وے. اچھا, جو یمن کی لیکس ہیں ناظرین, وہ یو ایس سیکرٹری آف ڈیفنس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی. یمن کے اوپر حملہ کرنے میں سب سے زیادہ اصرار اس کا تھا اور اب یہ اس طرح سے ایک کے بعد ایک ایشو کے اندر پھنستا چلا جا رہا ہے کہ اس کا سروائیول بڑا مشکل ہو گیا ہے. اور دیکھیے پوری ٹرمپ انتظامیہ اس وقت کیوس کا شکار ہے اور ان کے فیصلے, ان کی جو کمپیٹنس ہے وہ پوری طرح سے چیلنج وہاں پر ہو رہی ہے کہ یہ لوگ ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں. بھئی جے ڈی وینس کہہ رہا ہے کہ یمن کے اوپر جنگ ہمیں نقصان پہنچائے گی, ہمارے فائدے کے اندر نہیں ہے, لیکن یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمارے فائدے کے اندر ہے اور ہمیں حملہ کرنا ہوگا. تو اس کی کمپیٹنس ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے, تو اس سے اس کا فیصلہ بھی چیلنج ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب جو تم نے فیصلے کیے ہیں وہ تو پھر ہمارے مفاد کے اندر نہیں ہے. اب اس کو ریپلیس کرنے کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. دی اٹلانٹک جس نے اس کی جو لیکس ہوئی تھی یمن کے حوالے سے, وہ والا میڈیا, اس نے ایک نئی رپورٹ چھاپ دی اور اس نے کہا ہے کہ نئے نام ڈھونڈے جا رہے ہیں. اس سے پہلے یہ خبر آئی دن میں اور وائٹ ہاؤس نے اس کو ڈینائی کیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن اب دی اٹلانٹک نے خبر چھاپ دی ہے کہ ایسا ہی ہے اور نام ڈھونڈے جا رہے ہیں. اور انہوں نے لکھا ہے کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ آگے بڑھے, یہ کنٹینیو کرے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے, وہ سکلز ہی نہیں ہیں کہ اتنے بڑے عہدے کے اوپر بیٹھ کر یہ آگے سروائیو کر سکے. یہ دی اٹلانٹک لکھ رہا ہے. Names of replacement of the Secretary of Defense have begun circulating in the White House and the Pentagon. Trump primarily needs hedges to boost military recruitment. Very, very important. امریکہ اپنی فوج بڑھانے جا رہا ہے, مزید ٹرمپ ریکروٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کس لیے کرنا چاہتے ہیں؟ 13 لاکھ ان کی فوج ہے اور چائنا کی اس سے ڈبل ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کس کے لیے مزید ریکروٹمنٹ ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کتنی بھرتیاں مزید کرنی ہیں, ہزاروں کے اندر یا 1 لاکھ یا کتنا. بہرحال the administration wants to hedge it to succeed. ٹرمپ انتظامیہ چاہتی ہے کہ یہ بندہ کامیاب ہو اور سروائیو کرے, but he lacks the necessary skills for it. لیکن اس کو سروائیو کرنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے ٹرمپ کے جو تقاضے ہیں, جو وہ چاہتا ہے کہ یہ ریکروٹمنٹ اور یہ سارا اس کی طرف جائے, یہ اس کے بعد یہ سکلز نہیں ہیں. تو یہ بندہ ہے جس نے یمن کے اوپر جنگ چھیڑی ہے اور اس کی اپنی کیپیبلٹی اس وقت, اپنی کمپیٹنس جب ایکسپوز ہو رہی ہے. تو دیکھیے یہ ٹرمپ انتظامیہ ہے, یہ کیا ایک کمپریہنسو ایران وار لڑ سکتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہاورڈ نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ خلاصہ ہیں امریکن امپائر کے ڈکلائن کا. دیکھیے دنیا کی 60% ٹریڈ جو ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے, 40% جو ٹریڈ ہے وہ آلریڈی ڈالر سے نکل چکی ہے. انڈیا اور رشیا وہ الٹرنیٹو پیمنٹ, اور چائنا اور رشیا وہ 90% ٹریڈ جو ہے وہ اپنی کرنسی کے اندر کر رہے ہیں, صرف 10% ٹریڈ جو ہے وہ ڈالر کے اندر ہو رہی ہے. اس طرح باقی اور بہت سارے ممالک ہیں جو اس وقت اپنی کرنسیز کے اندر ٹریڈ کر رہے ہیں, خاص کر جو گلوبل ساؤتھ ہے اس کے اندر یہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے. اچھا, وینزویلا نے کہا ہے کہ ہم اپنا اکنامک ماڈل, تو 60% جو ٹریڈ ہوتی ہے اب اس سے بھی امریکہ جائے گا. اب یورپ بھی اپنی کرنسی کے اندر پریفر کر رہا ہے. تو یہ امریکن ہیجمنی آلریڈی چیلنج ہو چکی ہے اور ٹریڈ وار کی شکل میں مزید ہو جائے گی. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک اسرائیل کے لیے انہوں نے اپنی یونیورسٹیز کو نشانے کے اوپر لے لیا ہے. اب ہارورڈ یونیورسٹیز کے جو الفاظ ہیں, ایک ایک ہیڈ لائن یہ امریکن زوال کا, ان کے امپائر کے زوال کا اس وقت ہمیں پیشن گوئی کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے جو میئرز ہیں have severe consequences for students, for professors and the global standing of American education. ہم نے پچھلی ویڈیو میں سٹیٹس آپ کے سامنے رکھے کہ $43 بلین 2024 کے اندر امریکہ نے ایجوکیشن سے کمایا. ان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ انڈسٹری ٹورزم اور ایجوکیشن ہے. تو یہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں کہ جو گلوبل سٹینڈرڈ ہے امریکن ایجوکیشن کا وہ پوری طرح سے چیلنج ہونے جا رہا ہے. The government action against us undermine the preservation of the United States status as global leader in innovation. بھئی سیدھی سی بات ہے, آپ کی یونیورسٹیز, آپ کا نالج, آپ کی ریسرچ, یہی آپ کے اقتدار کی ضمانت ہے. اور چلیں آج تو ڈیفرنٹ نوعیت کی ٹیکنالوجی ہے نا,
पिछली सल्तनत के अंदर भी देख लें, जिसने नॉलेज के ऊपर काम किया, यानी इन पिछले 2000 सालों के अंदर देखें, या खासकर पिछले 1500 साल के अंदर जिसने नॉलेज के ऊपर काम किया वही आगे बढ़ा है। लेकिन अब तो खास तौर पर चूंकि यूनिवर्सिटीज के इदारे उस तरह से तश्कील पा चुके हैं, तो ये यूनिवर्सिटी जो हैं ये इक्तदार की जमानत है। और खुद हार्वर्ड कह रही है, हम नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि जो ग्लोबल हमारा रोल था एज अ लीडर ऑफ इनोवेशन, दुनिया की सबसे जदीद तरीन चीज कौन बनाएगा? अमेरिका बनाएगा। और यही टेक्नोलॉजिकल गलबा है। आप चाहते हैं कि आप बाइकआउट करें, आप नहीं कर सकते हैं। एक एक घर में उनका फोन है, एक एक घर के अंदर उनका कंप्यूटर है, बिजली आप उनकी बनाई इस्तेमाल करते हैं, एक एक चीज आप उनकी बनाई इस्तेमाल करते हैं। ये टेक्नोलॉजिकल गलबा है। वो कह रहे हैं अब ये रहने वाला नहीं है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एक्सीडिंग द अथॉरिटी अगेंस्ट अस विल बी सिवियर एंड लॉन्ग लास्टिंग। ये ऐसी चीज नहीं है कि ये कोई एक महीने के इसके कॉन्सिक्वेंसेज, फॉर द डेकेड्स ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज हम जो वो फेस करते रहेंगे। और इसमें हम फिर जो रिसर्च हमारी मुतासर होने जा रही है उससे क्या नुकसान होने जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, ठीक है, वायरसेस वगैरह, उसके ऊपर जो हमारी रिसर्च है वो नहीं हो सकेगी। एंड एलिविएट द सफरिंग ऑफ इंजर्ड सोल्जर्स। ये भी तो एक पूरी देखे ना कि पेंसिलिन किस वजह से इजाद हुई कि आपके जो फौजियां बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं तो उनको बचाया भी नहीं जा सकता। तो ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी तो वॉर ही से डेवलप होती है ना। मिसाल के तौर पे आपका ये जो फ्रोजन मील है, ये कहां से आप कह लें कि इसका आइडिया आया? जब खासकर जब फौज जब लड़ने के लिए गई आलमी जंगों के अंदर ये देखा गया, तो उनको फिर वो खाना दिया जाता था, उससे ये इंडस्ट्री जो है वो ग्रो की कि एक फ्रोजन मील जो है। मैं एक मिसाल सिर्फ आपको दे रहा हूं। तो वो कह रहे हैं कि इसमें हम पीछे रह जाएंगे। एंड एफर्ट्स टू इंप्रूव चिल्ड्रंस कैंसर सर्वाइवल रेट। चिल्ड्रन के जो कैंसर की हम मेडिसिन बना रहे हैं और उसको रोकने के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारा रुक जाएगा। और एजुकेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये मुतासर होने जा रही है कि वो यहां पर आएंगे ही नहीं। ऑल्सो हार्म द रिसर्च रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिजीज इंक्लूडिंग अल्जाइमर। यानी कि वो हमारा काम जिसके जरिए एक तो हम बीमारियों का इलाज करते हैं, दूसरा हम वो भी काम करते हैं कि बीमारियों को पैदा होने से ही रोका जाए, वो भी हम रुक जाएगा। और अमेरिकन जो हायर एजुकेशन का सिस्टम हमने बनाया, अब बीकन ऑफ द वर्ल्ड, बीकन आप कहते हैं कि बड़ा ऊंची जगह के ऊपर इमारत, ठीक है ना, तो वो दुनिया में हमें जो गलबा हासिल है वो खत्म हो जाएगा। द फेडरल गवर्नमेंट सॉट टू कंट्रोल हायरिंग एंड द कंटेंट वी टीच। ट्रंप क्या चाहता है कि वो कंट्रोल करना चाहता है यूनिवर्सिटीज को, किसको हम हायर करेंगे, हमारा सिलेबस क्या होगा, हम क्या पढ़ाएंगे, ये ट्रंप इंतजामिया कंट्रोल करना चाहती। क्यों? ताकि वो चीजें ना पढ़ाई जाएं जिससे इजराइल के ऊपर कोई तनकीद हो, यानी वो नैरेटिव्स को कंट्रोल करना चाहता है। ओ भाई ये तो सादा सी बात है। मिसाल के तौर पे अब देखें, यूनिवर्सिटी डिसाइड करते हैं ना भाई ये बंदा मेरिट वाला है, ये प्रोफेसर है, तो ट्रंप इंतजामिया किसको चूज करेगी? जो लॉयल होगा टू इजराइल, ठीक है ना, मेरिट वाले को नहीं, जो भी उनकी पॉलिसी। तो जिस सोसाइटी से मेरिट निकाल दिया जाता है तो बस वहीं से तो जवाल शुरू होता है। रैंडम कट्स टू मेडिकल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च अंडरमाइन द एबिलिटी टू सेव अमेरिकन लाइव्स। अब आप अंदाजा कर लें कि ये ट्रंप साहब हैं, और हमने अब कहा था कि अमेरिकन एम्पायर के लिए अब किसी मजीद बंदे की जरूरत नहीं है, ये अकेला बंदा ही काफी है। मतलब ये समझ से बाहर है, अमेरिकन की समझ से बाहर है। बाकी तो किसी की समझ के अंदर क्या आना है कि अपनी यूनिवर्सिटीज के खिलाफ इकदाम सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर के मुजाहरे हुए हैं और इसराइल के हक में चीजों को कंट्रोल करने के लिए। इसराइल को नहीं रोक रहे कि वो वहां पर क्या कर रहे हैं। दुनिया काम हो रही है, इजिप्ट चाइना के साथ जंगी मशकें कर रहा है, अमेरिकन तैयारी नहीं ले रहा, चाइना से तैयारी खरीद रहा है, लैटिन अमेरिका के मुल्क जो है वो पेरू, वो स्वीडन से तैयारी खरीद रहा है, अमेरिका से नहीं खरीद रहा। दुनिया के ममालिक जो है वो नए अलायंसेस बना रहे हैं, ग्लोबल साउथ का राइज यहां पर हो रहा है, लेकिन ट्रंप साहब कह रहे हैं कि नहीं इसराइल ही है। तो बहरहाल कितनी देर तक वो लेकर चलता है। और अमेरिका फर्स्ट, भाई वो भी तो है ना, अमेरिका फर्स्ट भी तो कहीं पर इंप्लीमेंट करके दिखाना है, तो उसमें इसराइल फर्स्ट ये कितनी देर चला सकते हैं। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय सुरगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।